नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम गुप्त साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, इस वीडियो में हम कुमार गुप्त के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। साथ ही जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, उसको जाकर के देख लीजिए ताकि आज आप सभी को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं, देखते रहिए। हेडिंग दीजिएगा कुमार गुप्त। ये जो कुमार गुप्त है, इसका शासनकाल 415 से लेकर 455 एडी तक है। सबसे पहले हम इनके उपाधियों के बारे में वर्णन करते हैं। ये कौन कौन सा उपाधि लिया है। उपाधियां, यदि उपाधियों की बात करें तो महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य, उसके बाद श्री महेंद्र, अश्व महेंद्र, और एक गढ़वा अभिलेख है, उससे परम भागवत की उपाधि का पता चलता है। गढ़वा अभिलेख से उपाधि, कौन सा उपाधि का पता चलता है? परम भागवत, परम भागवत। ये जो कुमार गुप्त है, ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक अभिलेख कुमार गुप्त के प्राप्त हुए हैं। इसके अभिलेख बंगाल से भी प्राप्त हुआ है। बंगाल से, देखिए बंगाल से 3 अभिलेख के बारे में हमें पता चलता है। धंधे अभिलेख, धनदे ताम्रपत्र, उसके बाद वेग्राम, ताम्रपत्र, उसके बाद दामोदरपुर ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र की जानकारी प्राप्त होते हैं। ये जो दामोदरपुर ताम्रपत्र है, इससे हमें भूमि के क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त होते हैं। भूमि के क्रय विक्रय की जानकारी तो देखिए अभी तक हम क्या देखे, कुमार गुप्त का शासन काल कब से कब तक है? 415 से 455 एडी तक। और इसके उपाधि यदि देखें तो ये कौन कौन सा उपाधि लिया है? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्व महेंद्र और एक गढ़वा अभिलेख है। इससे इनके उपाधि परम भागवत का पता चलता है। ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक अभिलेख यदि देखें किसने जारी किया है तो कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
इसके जो अभिलेख है बंगाल से भी प्राप्त हुआ है। बंगाल से जो प्राप्त हुए हैं धनदेह ताम्रपत्र अभिलेख, वेलग्राम ताम्रपत्र अभिलेख और दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख। ये जो दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख है, इससे हमें भूमि के क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे जानकारी कुमारगुप्त के बारे में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कुमारगुप्त के राज्याभिषेक की जानकारी हमें विल्सड अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा विल्सड अभिलेख, विल्सड अभिलेख। देखिए ये जो विल्सड अभिलेख है, इससे हमें दो चीजों की जानकारी प्राप्त होते हैं। पहला देखिए, इसके तो राज्याभिषेक की जानकारी मिलते हैं, राज्याभिषेक की जानकारी। और यदि देखें तो ये जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य में कुमारगुप्त तक के वंशावली मिलते हैं। कुमार गुप्त तक के शासक का वंशावली प्राप्त होते हैं। ये जो कुमारगुप्त है राज्य चिन्ह में भी बदलाव किए, राज्य चिन्ह राज्य चिन्ह में इन्होंने क्या बदलाव किया तो देखिए। पहले जो है कि गरुड़ प्रकार के जो है कि चिन्ह थे, गरुड़ के स्थान पर इन्होंने मयूर का प्रयोग किया। गरुड़ के स्थान पर मयूर का प्रयोग। ये जो कुमारगुप्त है, इसी के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। इसी के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। तो देखिए क्या देखे हम, विल्सड अभिलेख। विल्सड अभिलेख से दो जानकारी प्राप्त होते हैं कुमारगुप्त के, क्या तो इनके राज्याभिषेक की जानकारी, और कुमारगुप्त तक के शासकों का वंशावली प्राप्त होता है विल्सड अभिलेख से। और इन्होंने राज्य चिन्ह में बदलाव किया, क्या किया, गरुड़ के स्थान पर मयूर का प्रयोग किया। और इसी के समय जो है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय लिखिएगा। नालंदा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
ये जो कुमार गुप्त है मध्यकालीन मध्य भारत में जो है कि चांदी के सिक्के चलाए। तो इस पॉइंट को लिखते हैं मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाए। ये जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। पुष्यमित्रों का आक्रमण कुमार गुप्त के अंतिम समय में जब आक्रमण हुआ तो दमन के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। इन्होंने क्या किया? दमन किया, पुष्यमित्रों को पराजित किया, पराजित या दमन किया, पराजित किया। तो देखिए क्या देखे हम, मध्य भारत में चांदी के सिक्के किसने चलाए? तो कुमारगुप्त के द्वारा जो है कि मध्य भारत में चांदी के सिक्के चलाए गए। और पुष्यमित्रों का आक्रमण, कुमारगुप्त के अंतिम समय में क्या होता है? पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ और इन्होंने इसके दमन के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। इन्होंने पुष्यमित्रों को पराजित किया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम स्कंदगुप्त के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।